दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह से यार सपोर्ट बना के रखिए, कसम से मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैं इस बार मैं बोलता हूँ ना, मैं मूड में हूँ और पूरी इकनॉमी जो है ख़त्म करके जाऊँगा। बस मुझे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बेहतरीन तरीके से जो दे रहे हैं, बस इस तरह से बना के रखिए। जिस तरह से मैंने एशियन हिस्ट्री की माइंड में भी फ्री कर रखी है, आप प्लीज़ उनको जाके करंट मतलब कि कलर प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर यार हमसे भी देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। क्योंकि कलर प्रिंट आउट आपको पता है काफ़ी महंगा आता है, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम भी बाहर से ही ला के ही मतलब कि आपको देते हैं। या फिर आप जो है हमारी माइंड मैप्स को अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट की तरफ से भी COD मार लो, समझ आए तो ले लो, नहीं समझ आए वापस कर दो। दैट्स इट, सीधा सा लॉजिक है। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स देखे। 2 चैप्टर की रामायण कथा अगर हम बात करें तो यही निकल के आती है कि हम चीज़ों को थोड़ा स्लो लेके चले हैं। स्लो इसलिए लेके चले हैं क्योंकि यार मेरे साथ भी ऐसे बंदे हैं जिनको इकनॉमीज है ना, मतलब कि हवा सा जो दिमाग में जो हवा सा सेट है ना, वो हवा है। तो उसी हवे को निकालने के लिए मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो इकनॉमी को लेके आया। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी इकनॉमी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अच्छी पढ़ाने के लिए। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप इसका कैसा मतलब कि फीडबैक देते हैं हमें मेल्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम आर्थिक नियोजन को समझेंगे, एक नियोजन के प्रोसेस को पूरा समझेंगे और इसमें हम कैसे चलेंगे। पहले हम आर्थिक नियोजन को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है मेरा पहला लेक्चर जो होता है बिल्कुल बेसिक होता है, उसमें मैं अलग अलग डायमेंशन से मैं चीज़ों को घुमा के समझाता हूँ। आर्थिक नियोजन के फिर महत्व को समझेंगे, उसकी विशेषताओं को समझेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद फिर हम क्या नाम इसके प्रकार को समझेंगे कि किस किस तरह से किस किस मतलब टाइप के जो है मैथ मतलब कि नियोजन जो है बेसिकली चलते हैं UPSC और स्टेट PCS के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम फिर लाइक योजना आयोग को थोड़ा सा हल्का सा समझेंगे, ब्रीफ में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि योजना आयोग तो ख़त्म हो गया। नीति आयोग को समझेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद को यहाँ पे जो है मतलब कि ये जो चैप्टर नंबर 3 में समझेंगे। फिर पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम बात करें तो पूरा पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक क्या निष्कर्ष निकला, हमारे लिए क्या एक टेक अवे पॉइंट है UPSC PT के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और साथ साथ हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फिर इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा एडवांस पार्ट की तरफ, थोड़ा सा MCQs भी करेंगे। एक इसमें प्रॉपर एक क्लास जो होगी वो MCQ की होगी। फिर एट द एंड हम जो है एक क्लास जो फुली डिवोटेड होगी वो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए भी होगी कि बेटा अगर मेंस का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे इस चीज़ को करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें जो है देख के चलेंगे। तो कुल मिला के मोटा मोटा यहाँ पे ये है इस क्लास नंबर 3 का कि बॉस इसमें मान के चलना 9 से 10 वीडियो भी बन सकते हैं, क्योंकि मेरा DSLR कैमरा भाई इसमें 30 मिनट का ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाती है। कितनी बार तो इतनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं चिल्लाता रहा, मतलब कि बोलता चला गया हूँ और पता चला कैमरा बंद हो गया। तो इस वजह से ये भी एक मजबूरी है। महंगा कैमरा 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का आता है। जब माता रानी चाहेगी कुछ पैसा होगा तो फिर देख लेंगे। खैर, तो इस वजह से अब स्टार्ट करेंगे आर्थिक नियोजन से। यानी कि थोड़ा सा रिकैप कराऊं तो पहले हमने शुरू की 8 वीडियो में बेसिक्स को समझा। उत्पादन उपभोग ये क्या होता है, निवेश क्या होता है, हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझा। उत्पादन के साधन क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम ये क्या होते हैं, उद्यमशीलता क्या होती है, भूमि क्या होती है, उत्पादक क्या होता है, उत्पादन क्या होता है। हमने ये सारी बेसिक्स मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, 3rd सेक्टर, 4th, 5th सेक्टर्स को भी हमने एक एनालिसिस करते हुए निकला। हमें ये भी पता चला कि प्राइमरी सेक्टर में जो खनन जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आता। हमने फिर इसके बाद हम समाजवाद की तरफ भी गए, पूंजीवाद की तरफ गए और हम निश्चित अर्थव्यवस्था की तरफ भी जो हम थोड़ा सा लेके गए। मैंने आपको ब्रीफ एक ओवरव्यू दिया, उसमें गुण और अवगुण यानी कि इसके मेरिट और डीमेरिट को भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करी। फिर सेकंड चैप्टर में फिर हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की तरफ भागे। एक ब्रॉडर पिक्चर आपको दिखाई पहले स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर्स में कि आर्थिक समृद्धि, क्योंकि देखिए आर्थिक समृद्धि बोलते तो है कि मतात्मक उपाय है, लेकिन मतात्मक का मतलब क्या है उसको डिफरेंट एंगल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ताकि आपके दिमाग में जो है ब्रॉडर पिक्चर, मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो बिल्कुल दमदार तरह से जो है ना दिमाग एकदम हाँ भाई मज़ा आ गया, तो उस तरह से पिक्चर आपको बनाने की कोशिश करी। उसमें हमारे 6 से 7 लेक्चर्स, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इतने लेक्चर्स हुए। तो उसमें हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, ये सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। क्योंकि UPSC स्टेट PCS, देखिए स्टेट PCS तो फैक्ट्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं, लेकिन अभी ट्रेंड को देखता हूँ मैं UP PCS का, तो उसमें भी अब चीज़ें जो है थोड़ा सा एंटिकल पूछ रहे हैं। लेकिन UPSC जो है कंसेप्चुअल की ऐसी तैसी करेगा। और डेफिनेटली ये बात याद रख लेना कि UPSC के एग्जाम में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना 100% जरूरी है।
इवन 99 भी नहीं बोलूँगा, 100% ज़रूरी है। और यूपी ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आज की वीडियो से जो हम स्टार्ट करेंगे, अभी तक की जो मैंने आपको कथा सुनाई 5 मिनट की, इसमें बहुत सिंपल सी बात यह है कि चैप्टर नंबर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था जो मेरे द्वारा अरोड़ा के द्वारा लाई जा रही है, इसमें हम आर्थिक नियोजन को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ चैप्टर नंबर 2 गलती से लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। देखो, हाँ, आगे बढ़ने से थोड़ा प्रमोशन भी मार लेते हैं यार अपना। ये इकोनॉमी का माइंड मैप, ये माइंड मैप प्राचीन भारत इतिहास को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैंने 16 तक बता दिया है। कलरफुल माइंड मैप है, बहुत मेहनत लगी है बॉस, पूरी रात जग के। देखो अभी भी कितना टाइम हो रहा है, अभी भी कुछ 4:15 हो रहे हैं मॉर्निंग के, ठीक है, काम करके उठाऊँ। तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देख लेना, मज़ा आ जाएगा। 9 से 10 किताबों का ये मैंने निचोड़ निकाल के दे दिया है। इसको कंठस्थ कर लो, इसको रट लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। फिर ये आपका क्या नाम है, पॉलिटी का है, और साथ में आधुनिक भारत का ये ऑफिशियल बुक है हमारी। इसमें यार देखो सिंपल सी बात ये है, लक्ष्मीकांत की समरी उठा के मैंने पेल मारी अच्छे से, और साथ में इसके 10 से 12 चैप्टर जो मुझे लगता है जो करंट अफेयर में रहते हैं, उन्हीं चैप्टर को उसमें ऐड करके एक छोटी सी समरी बना दी है 200 आई थिंक 250 पेज के अंदर। और ये एक ऐसी समरी है जो अगर 5वीं 6वीं 7वीं रिवीजन करोगे तो 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाएगी। इसी की जैसे आधुनिक भारत है, इसमें भी मैंने यही किया है कि जब आप 4वीं 5वीं 6वीं रिवीजन करोगे तो कम से कम मान के चलना कि ये हद मार के 1 दिन लग जाएगा, क्योंकि देखो झूठ नहीं बोलूँगा, 1 दिन लग जाएगा आपको। ये नोट्स ही है, इसको माइंड में कन्वर्ट करके आपको दिया है। ये उन आलसी लोगों के लिए है, या फिर ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो बॉस इनको रेफर कर लेना। अगर आपके अपने खुद के नोट्स हैं तो प्लीज़ ये इन जुगाड़ों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये पीजीपी गाइडेंस प्रोग्राम है, 15,000 रुपये फीस है। जो बच्चे मेंस के ओरिएंटेड जो में से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो बस ये थोड़ा सा देख लेना भाई। प्रमोशन करता हूँ, एक ही पहली वीडियो में प्रमोशन मिलेगा, इसके अलावा मैं कभी भी कोई प्रमोशन नहीं करता। चलिए, नियोजन। देखो, प्लानिंग का अगर हम बात करें, प्लानिंग की अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा समझें, पहले माइक्रो पे समझते हैं, फिर इसको मैं धीरे धीरे लेके मैक्रो पे लेके जाऊँगा, फिर इंडिया पे लेके जाऊँगा, यूएस पे लेके जाऊँगा, रशिया पे लेके जाऊँगा, ठीक है। आप हैं, आपके डैडी हैं, मान लीजिए आपके डैडी किसी बैंक में कर्मचारी हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजर लगे हुए हैं, 80-90 हज़ार सैलरी है, अच्छे से ठाठ से ज़िंदगी जी रही है। सुबह 10 बजे बैंक खुलता है, 6 बजे बैंक बंद। हालांकि ये इसी नाम की बात है, बैंक वालों की वजह के रख रखी है मोदी सरकार ने। तो उस कंडीशन में कुल मिला के ये है कि ठीक ठाक ज़िंदगी निर्वाह हो रही है। अब आपके डैडी 80,000 में, देखो अगर आपके डैडी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, देखो मैं आपको बिल्कुल अभी सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके डैडी की 80,000 रुपये जो है सैलरी है, ठीक है, 80,000 रुपये सैलरी है, जिसमें मान लीजिए आप हैं भाई, आप भी हैं, और साथ में आपकी माता जी भी हैं, साथ में आपका एक सिस्टर भी है, और आपका एक ब्रदर भी है। चलो मान लीजिए 5 बंदों की फैमिली है, ठीक है। तो आपके डैडी कहीं ना कहीं प्लानिंग करेंगे, भाई 80,000 में इतना हमारा खाने का खर्चा आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा भाई, खाने का खर्चा आ जाएगा। मान लो भी खाने के खर्चे में, मान लो लेट सपोज महंगाई के दौर में देखें तो चलो हम मान लेके चलते हैं 20,000 रुपये, बढ़िया खाना, मुर्गे शुर्गे पाड़ के बढ़िया से पंजाबी स्टाइल में, तो तुम समझ जाओ वैसे, ठीक है। 20,000 रुपये मान लो खाने में खर्चा हो गया, मतलब बढ़िया खाना, वो नहीं दाल रोटी नहीं, बढ़िया वाला। फिर ये भी पता चला कि ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको ये भी लगा कि ठीक है भाई, थोड़ा सा घूमना फिरना भी होता है हल्का फुल्का, तो हम मान के चलते हैं 5,000 रुपये जो है बेसिकली इसमें लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल है, कुछ वह सर्दी खांसी जुकाम है, तो मान के चलो इसमें भी 2 से 3,000 रुपये मान लो, मोटा मोटा मान लो 2,000 रुपये जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो लग जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर भाई मान लो माता जी हैं आपकी, ठीक है, और माता जी हैं तो भाई अब उनके भी कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल मान लो आपकी माता जी का भी कुछ खर्चा मान लो 5,000 रुपये महीना यहाँ पे देखने मिलेगा। इसी के जैसे आपके डैडी का भी जो खर्चा होगा वो कुल मिला के 5,000, और कुछ आपका खर्चा मान लो 5,000, कुछ इस तरह से मतलब सिचुएशन जो बनती चली जाएगी। यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 20, 5, 25, 25, 2, 27, 27 और 10, 37, 37 और 5 आपके कितने हो गए भाई, 42,000 रुपये, जिसमें आपका घर आपका खुद का है। और ये चीज़ें आपको पता चली, यानी कि आपके डैडी का एनालिसिस ये निकला कि भाई मेरी सैलरी तो 80,000 रुपये है, लेकिन कहीं ना कहीं 42,000 रुपये खर्चा भी है हर महीने का, जो मतलब कहीं ना कहीं से जो है निकलता ही निकलता है। तो अब आपके डैडी क्या करेंगे, सोचो आपके डैडी क्या करेंगे, हिसाब से चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई लाओ भाई यूरोप की ट्रिप मार लो, लाओ भाई यूरोप में निकल जाओ। भाई क्यों, यूरोप के लिए आपको आपके पास बैंक में जो है पैसा होना चाहिए, राइट।
तो उस कंडीशन में अगर शादी ब्याह आ जाए, कुछ और आ जाए, तो उस चीज़ को भी लेकर आदमी सोच के चलता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आदमी एक तरह से अगर हम बात करें तो अपने खर्चों की प्लानिंग करना स्टार्ट करता है, अपने खर्चों की कुल मिला के जो है प्लानिंग जो है बिल्कुल अच्छे से जो है स्टार्ट करता है। कंसेप्ट समझ आ रहा है भाई? मान लो आपके डैडी की सैलरी अगर 80,000 रुपये है, 42,000 रुपये खर्चा है, तो कुल मिला के 38,000 रुपया आपके पापा की जो एक तरह से देखा जाए तो सेविंग है। तो सेविंग में क्या कर सकते हैं? ये तो कहीं छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर 1-2 साल रुक गए तो कहीं छोटा मोटा इन्वेस्ट कर देंगे भाई। 1 साल अगर मान लो 10 महीने में रुक गए तो मान के चलो भैया आपका 3,80,000 रुपये हो गया। तो उस केस में या तो छोटा मोटा प्लॉट तो आएगा नहीं, डेफिनेटली प्लॉट तो दिल्ली में जैसे शहर में तो वैसे भी नहीं आएगा, 25-30 लाख रुपये आपको मिनिमम चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या जाता है, या तो आप आपके इन्वेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, या फिर आपके एजुकेशन में अच्छे से रिफॉर्म करेंगे भाई। अगर मान लो आपका मन MBA करने का या फिर मान लो सिविल सर्वेंट ही बनने का मान लो मन है, तो उसके लिए भी खर्चा भाई थोड़ा बहुत तो लगता ही है, किताबें खरीदनी करनी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक आदमी अपनी जो है प्लानिंग करता है अपनी स्थिति को देखते हुए। अब ये तो रही मैनेजर की बात। अगर मैं एक लेबर की बात करूं, जो बंदा 500 रुपये दिहाड़ी पर दिन के हिसाब से कमाता है, अगर हम 30 दिन पे अगर हम बात करें तो उसमें ये पता चलता है कि 15,000 रुपये उसकी सैलरी, अगर मोटा मोटा बात करें तो 15,000 है। तो उस 15,000 में भाई ये तो खर्चे नहीं कर पाएगा, ये करेगा तो रोड पे आ जाएगा, कटोरा लेके बैठ जाएगा ना। तो उस कंडीशन के अंदर जब वो 15,000 रुपये जब खर्च करेगा, मान लो उसकी भी 5 फैमिली है, तो वो अपने एक्सपेंसेस को क्या करेगा, ये जो अकड़म पकड़म वाले के एक्सपेंसेस हैं भाई, नॉर्मल खाना खाएगा, नॉर्मल हेल्थ लेगा, सरकारी हॉस्पिटल में मतलब की चीज़ें लेगा, सारी चीज़ें सरकारी करेगा, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो सरकारी करेगा। तो आपको उसको ये पता चलेगा कि मेरी अगर 15,000 रुपये मान लो मेरा महीने का मैं कमाता हूँ, मेरा खर्च मान लो 12,000 रुपये कुल मिला के आ जाता है, तो कहीं ना कहीं 3,000 रुपये की जो सेविंग हमें जो देखने को यहाँ पे मिलेगी। मोटा मोटा कंसेप्ट है, जस्ट मोटा मोटा समझो क्या है प्लानिंग। तो उस 3,000 रुपये की वो ये सोचेगा कि यार अगर मेरा इसी तरह से काम चलता रहा तो मैं हर महीने 3,000 रुपये की जो है प्लानिंग, मतलब 3,000 रुपये मेरा सेविंग होगा, और कहीं ना कहीं मैं इसको जो है इन फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर जो भी है छोटा मोटा काम करके कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बात निकल के आती है जो आपको गौर करने वाली बात है, यहाँ पर संसाधन जो है सीमित है। आपने इस चीज़ को नोट नहीं किया होगा। जब भी मैं बोला ना फ्लो में आपको लेके जा रहा हूँ, देखूँ कहाँ पकड़ते हो। 80,000 रुपये जो बंदे की मैनेजर की सैलरी है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं 80,000 रुपये, यानी जो संसाधन है भाई, इसका संसाधन 80,000 रुपये हो गया ना, इकोनॉमी टर्म में समझो, उसकी आय लिमिटेड है, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। मैनेजर है, 10 साल तक ये सैलरी रहेगी, जब पे कमीशन लेगा तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, फिर बैंक वाले जब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में मैनेजर बाबू की सैलरी जो है, संसाधन जो है लिमिटेड है। इसी वजह से हमने एक लेबर क्लास की आपको माइक्रो इकोनॉमी दिखाई, तो इसके भी क्या है, संसाधन लिमिटेड है। तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करेंगे कि अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? इष्टतम उपयोग। इष्टतम उपयोग का मतलब ये हुआ कि जो ये प्लानिंग थी कि जिससे बेस्ट हो सके, जहां पे हमने खर्चा देखा 42,000 रुपये आया, तो उसी चीज का इन्होंने इष्टतम उपयोग किया कि हाँ भी मिनिमम इतना खर्चा आएगा और ठीक ठाक, मतलब जो स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे, चीजें भी ठीक ठाक हो जाए, तो उस कंडीशन में 42,000 रुपये खर्चा आया। तो कहने का मतलब यह है कि नियोजन के अंदर भी जब हम किसी चीज की प्लानिंग बड़े लेवल पे करते हैं, आगे के फ्यूचर को सोच के जब हम प्लानिंग करते हैं, उसको हम नियोजन कहते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में, मैं किताबी बुकिश के बारे में मैंने भी तो पीपीटी नहीं खोली। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब हम किसी चीज का नियोजन करना स्टार्ट करते हैं फ्यूचर को देखते हुए कि हमें कैसे करना है, किस तरह से करना है, कैसे कैसे चरणों में करना है, उन्हीं सब का जो समावेश होता है, उन्हीं सब चीजों को जब एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद डेटा एनालिसिस किया जाता है, तो फिर हम उसको जो प्लानिंग के तौर पर समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझ आया? ये तो था माइक्रो इकोनॉमी पे। अब सोचो इंडिया है भाई, मान लो मोदी जी हैं, अभी तो फिलहाल मोदी जी चल रहे हैं। अब मोदी जी हैं, वो ये चाहते हैं कि, वैसे तो खैर मैं क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करूंगा, फिर आप बोलोगे मैं मोदी जी का क्रिटिसिज्म हूँ, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मेरी सारी पार्टी इक्वल है। वो ये कहते हैं कि 2022 में किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। उन्होंने एक ये वाक्य जो बहुत बड़ा फेमस कर रखा है अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। 2022 लग गया, दुगनी हो गई, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज, जब हम बड़े लेवल पे प्लानिंग करते हैं तो उसके रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लेकिन भारत सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। ऐसा तो है नहीं कि दिन रात लाओ, डॉलर लाओ, 1-2 मिलियन 3 ट्रिलियन उठा के रिजर्व बना लो। हमारा फॉरेन रिजर्व भी 600 बिलियन के आसपास है मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में हमारे जो क्या हुआ, संसाधन हमारे सीमित हुए, तो हमें उन चीजों का इष्टतम उपयोग करना है।
हमें उन चीज़ों को जब इष्टतम उपयोग की तरफ बढ़ते हैं जिसमें क्या, क्यों, कैसे, हाउ, देयर सब आ जाता है, उसको हम नियोजन कहते हैं। इसी के जैसे अगर हम बात करें, यूएसए को भी प्लानिंग करनी होगी तो वो अपने हिसाब से प्लानिंग करेगा। भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश है, विकसित तो है नहीं, ना पिछड़ा हुआ है, इतनी भी भुखमरी नहीं फैली हमारे देश के अंदर, लेकिन यानी कि जब यूएसए करेगा वो अपनी इकोनॉमी पॉलिसी के हिसाब से करेगा। भारत की प्लानिंग अलग होगी, यूएसए की प्लानिंग अलग होगी, रशिया की प्लानिंग अलग होगी, और यहाँ ना इवन अगर बात करें यूके की प्लानिंग अलग होगी। तो कहने का मतलब एक निष्कर्ष हमें ये भी निकल के आता है कि जो हमारी प्लानिंग होगी हर एक देश की एक डिफरेंट वे में होती है। डिफरेंट वे का मतलब यहाँ पे ये हुआ जहाँ पर लोकतंत्र, कुछ लोग लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना के अंदर है, जैसे कि चाइना के अंदर है। कुछ लोग राजतंत्र को मतलब कि बेसिकली अगर बात करें तो फोकस करते हैं, जैसे गल्फ के अंदर प्लानिंग वहाँ पे डिफरेंट होगी। तो हमें यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल के आया कि हर आदमी की, हर एक क्षेत्र की प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। समझ आया? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अभी हटाओ पीपीटी, जस्ट एक आपके दिमाग को जो है चीज़ों को खोलना है, क्योंकि जब तक खोलूंगा नहीं जब तक मज़ा नहीं आएगा मुझे भी। तो हमें ये पता चला प्लानिंग को लेके कि प्लानिंग हर एक क्षेत्र की सबसे डिफरेंट प्लानिंग होती है। किसी की कोई हो सकता है यूएसए जैसा हो तो कोई ये बोले कि भाई लाओ 20 साल की प्लानिंग करते हैं। जैसे हमारे भी एक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट आ रखा है जिसमें वो बोलते हैं 2030 के अंदर हम एक सेकंड, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई हम 2030 की जो है प्लानिंग करेंगे। इसी की जैसे नीति आयोग बोलता है कि हम 2030 में ये सारी बड़ी बड़ी बातें मतलब बोलते हैं कि हम ये ट्रिलियन कर देंगे, वो ट्रिलियन कर देंगे। वो एक अलग कहानी है, उसको हम बाद में क्रिटिकल एनालिसिस में देखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो प्लानिंग है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना। हमारे संसाधन सीमित हैं, जैसे मैंने आपको संसाधन सैलरी में दिखाया एक बेसिक कंसेप्ट के साथ। इसी की जैसे भारत सरकार की भी जो आय होती है वो सीमित होती है। ऐसा है नहीं कि जीएसटी कलेक्शन लाओ भी, अभी हालांकि 1 लाख करोड़ रुपए हर महीने आ जाता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि 5 लाख करोड़ तो हो नहीं सकता। क्यों? हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर हम अभी हमारे अगर हम बात बोले तो अभी हम अंडे में हैं। इन फ्यूचर में 5 लाख होगी, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। तो यानी कि हर राज्य की जो प्लानिंग होती है वो डिफरेंट परसेंट के हिसाब से डिफरेंट में चलती है। सेंट्रल की प्लानिंग अलग चलेगी। इसी की जैसे इसमें जो राज्य निकलते हैं उनकी प्लानिंग अलग चलेगी। कोई किसी चीज़ को बढ़ावा देगा, कोई किसी चीज़ को बढ़ावा देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला के जो मिक्सिंग, जो हमने मिक्सी में जो सारी चीज़ें मिक्स करके जब हम प्रेशर से जब मिक्सी चलाई, जो एक फलूदा बना, तो ये बना कि संसाधनों का जब हम इष्टतम उपयोग करना स्टार्ट करते हैं, और ये चीज़ जो प्लानिंग में देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगानी चाहिए, इसमें निर्णय का भी एक बहुत बड़ा महत्व जो हमें रोल देखने को हमें मिलता है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए कि क्या है नियोजन, नियोजन को हम किस तरह से चीज़ों ले, यानी किसी चीज़ को जब हम नियोजित करते हैं, यानी किसी चीज़ की जब हम अगर बात करें चीज़ों को जब सोचना स्टार्ट करते हैं कि यार ये काम मुझे करना है, ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसमें क्या कौन से साधन लगेंगे, कौन से साधन नहीं लगेंगे, तो वो सब चीज़ें जो होती है प्लानिंग के अंदर आती हैं। तो बेसिक कंसेप्ट कहने का मतलब यहाँ पे हुआ दोस्तों कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हुए, यहाँ पे हुए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा पीपीटी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये बोला कि जो भी आप चीज़ों को देखें, नियोजन सबसे अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना। अनुकूलतम यहाँ पे जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना। नियोजन जो होता है भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबंध में यह निर्धारित करता है कि अमुक कार्य को कब किया जाए, किस समय किया जाए, कार्य को कैसे किया जाए, किन साधनों का प्रयोग किया जाए, कार्य कितने समय में हो। ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो प्लानिंग के तौर पे हमें देखने को मिलती है। मैंने बताया ना व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, तो वो सारी चीजें इसमें लिखने को, यानी कि अब देखो ये तो ऑफिशियल डेफिनेशन जो बुकिश लैंग्वेज है जो आपके सामने आपको दिख रही है। यानी कि जब आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीजें जब उसी मतलब एक तरह से बात करते हैं नियोजन की बेसिकली ये एक हमारी प्रक्रिया ही जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है। फिर किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में सब कुछ पूर्व निर्धारित करना ही नियोजन होता है। यानी कि जब हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में जब हम कोई योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी चीज की जब हम अगर मान लो कोई हम काम करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अगर हम उसकी योजना बना के साथ चलते हैं कि जैसे, तो उसको हम जो है नियोजन कहते हैं। कैसे समझ आया? यानी कि जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, देखो मैं कोशिश करूंगा आपको याद भी कराता चलूं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में
सब कुछ मतलब कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित हो जाए, यानी किसी चीज की जब अगर हम बात करें तो योजना हो जाए, उसका नियोजन करना स्टार्ट कर दें, तो हम उसको नियोजन कहते हैं। ये तो रही बुकिश लैंग्वेज। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जो मैंने आपको 15 से 20 मिनट पहले आपको बताया, वो सारी की सारी अगर हम बात करें प्लानिंग के तौर पे देखने को ये मिलती है कि हर एक राज्य की, हर एक देश की प्लानिंग जो नियोजन होती है उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मैं ये आपको एक स्टेटमेंट अगर मैं ये बोलूं कि भारत अगले साल से हवाई जहाज बनाना स्टार्ट कर देगा, क्या चीज पॉसिबल है? क्यों ये चीज पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो संसाधन है वो बिल्कुल सीमित मात्रा में है। हालांकि हम लोगों के पास इंजीनियरिंग है, हम ये नहीं कह रहे इंजीनियरिंग है, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। हम आज भी बोइंग्स जहाज नहीं बना पा सकते, इवन नेक्स्ट 10 ईयर तक नहीं बना पाएंगे। क्यों? हमारे पास संसाधन नहीं है। क्योंकि बोइंग फैक्ट्री लगाने के लिए भी आपको करीब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जो आपको जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास फिलहाल अभी अगर अमेरिका में, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे पास नहीं है। तो हमें प्लानिंग जो होती है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि हर देश की प्लानिंग जो होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। हर देश अपने हिसाब से, अपनी जीडीपी के हिसाब से जो प्लानिंग करता है। जीडीपी क्या होती है? एक देश के अंदर, एक भौगोलिक सीमा के अंदर, एक साल के अंदर विदेशी और साथ में देसी लोग जब किसी का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिसमें सेवा का या फिर किसी भी वस्तु का, तो उसको जीडीपी कहते हैं। जिसमें जीडीपी के अंदर देसी लोग भी शामिल हो गए और साथ में विदेशी लोग भी शामिल हो गए, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जीडीपी के अंदर अगर हम बोलें तो हर एक देश की जीडीपी के हिसाब से प्लानिंग जो होती है बिल्कुल डिफरेंट चलती है। कभी कभी प्लानिंग फ्लॉप भी होती हैं और कभी कभी जो प्लानिंग हिट भी होती हैं। जैसे हमारे देश के अंदर देखें तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये सच में एक तरह से कॉपी पेस्ट था रशिया से। जो समाजवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि नहीं, तो इस जब मतलब रशिया को, मतलब कि जब उन्होंने समाजवाद को लेके आए और जब उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट करी, तो भारत ने भी उस प्लानिंग को कॉपी पेस्ट किया। हालांकि हमारी प्लानिंग जो है, हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, रशिया से थोड़ी डिफरेंट है। वो क्या है हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि भारत की जो पंचवर्षीय योजना की भारत का जीता जागता इनोवेशन नहीं है। भारत ने भी कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो नीति निर्माता हैं वो सिविल सर्वेंट ही हैं, जो दूसरे देशों से केस स्टडी करते हैं और उन केस स्टडी को, अच्छी केस स्टडी को अपने पास रख लेते हैं और फिर इसको भारत के अंदर इम्प्लीमेशन करते हैं। अगर कोई बंदा यूएस की केस स्टडी को इम्प्लीमेशन करेगा अगर इंडिया में, तो 100% कंफर्म है गड्ढे में गिरेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन सिनेरियो। इस चीज़ को समझना कि मान लो टेस्ला जो कंपनी है, ड्राइवरलेस, मतलब कि बेसिकली आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है विदाउट मतलब कि स्टीयरिंग पकड़े हुए। अगर इंडिया के अंदर आ जाए तो कसम से कह रहा हूँ रोज 10, 15, 20 एक्सीडेंट होंगे। क्यों? खड्डे इतने हैं। समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आंख बंद करके हम किसी की नियोजन प्रक्रिया को हम अपने देश के अंदर कॉपी नहीं कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जब जाके वो प्रक्रिया जो होगी वो प्लान मतलब कि चेंजेस जो हमें चीज़ों को जो हमें देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी अभी मैंने लेक्चर दिया इतना सारा, आपका मेन मकसद मैंने यहाँ पे पहली वीडियो में यही था कि आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलना, चीज़ों को समझाना कि किस किस तरह से हम चीज़ों को प्लानिंग के तौर पर हम समझते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, नियोजन का अर्थ, अभी तक तो डेफिनेशंस थोड़े कुछ इस तरह से देखा। यहाँ पे अब अर्थ में अगर हम देखें, यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी। एक तो होता प्रबंध, एक ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा, और एक आपको ये समझना पड़ेगा कि लक्ष्य का निर्धारण जो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें बेसिकली आपको जो यहाँ पे मोटी मोटी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बोलता है कि नियोजन जो होता है पूर्व में ही वह निश्चित कर लेना है कि क्या करना है, कब करना है और किसे करना है। यानी कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर अगर मान लो कोई हेल्थ स्कीम मतलब लेके आते हैं, जैसे तरह कोविड का टाइम चल रहा है, तो उसमें अगर मान लो अगर हम हेल्थ में कोई नई स्कीम लेके आते हैं, तो उस चीज़ के पीछे हमें डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या करना है, आखिर क्या हम कर सकते हैं किसी पॉलिसी को लेके, साथ में हम क्या कब करना है, किस समय। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आज के समय जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, जैसे ओमिक्रॉन आ रखा है, अगर हम पॉलिसी लेके आएंगे तो हो सकता है हमारी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव करे, लेकिन अगर कोविड के बाद अगर हम कोई पॉलिसी वायरस को लेके आए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसमें समय, ध्यान से समझना एक वर्ड, जो समय होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बीते हुए समय के बाद, मतलब जब जो काल निकल गया उसके बाद अगर हम प्लानिंग करें तो भी हमारी प्लानिंग फ्लॉप होगी। इस चीज़ को समझें। तो प्लानिंग के लिए अगर हम बात करें तो हमें एक्चुअल
मतलब एक डिफाइंड टाइम का होना भी जरूरी होता है कि एक हमें समय को भी इंटरमीडिएट करके मतलब चीज़ों को समझे लेके हमें प्लानिंग हमें आगे जो है बेसिकली करनी होती है। तो हमें ये पता चला कि और किसे करना है, आखिर ये किसे करना है, राज्य को करना है या फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिट को करना है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों, एक डेफिनेशन यहाँ पे एक और बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बेसिक्स से भी समझ रहे होंगे। प्राइवेट सेक्टर देखो पीपीपी एक मॉडल होता है जिसमें मतलब कि सरकार भी जुड़ी होती है, प्राइवेट कंपनियां भी जुड़ी होती है, उसी को मिला के पीपी मॉडल बना दिया जाता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि मान लो भी कोई प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि लाओ भी हम आपको 40 करोड़ रुपए आपको देंगे, 60 करोड़ रुपए आपको लाने होंगे। यानी कि जो ये होगा ये होगी पब्लिक यूनिट और जो 60 करोड़ जो लेके आएगी वो कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिट होगी। तो इसी को मिला के फिर हम एक वर्ड निकाल देते हैं जिसका नाम होता है पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हालांकि इसके अपने द्वंद्व हैं, क्रिटिकल एनालिसिस है, वो हम बाद में देखेंगे जब मेंस कराऊंगा। तो अभी इसमें हमें यह समझ आ गया कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक तरह से नियोजन हमेशा कहां से कहां तक जाना है कि बीच की रिक्त स्थान को भरता है। यानी कि हमें ये भी एक देखो, क्योंकि यूपीएससी जो होगा हो सकता है क्वेश्चंस को जो है घुमा फिरा के आपको मतलब घुमा फिरा सके। तो उसी चीज को यहाँ पे हमें इसी डेफिनेशन को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नियोजन का मतलब आ जाए कि यूपीएससी बोलते भाई ओके टेल मी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोजन, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना है। मेन मुद्दा आज इस क्लास का यही है। तो इसमें यह पता चला कि जहां पर कहां से कहां तक जाना है कि बीच के रिक्त स्थान को जो बेसिकली भरता है। हमने एक मॉडल सेट किया, फिर उसके बाद कहां जाना है, कैसे जाना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से मॉडल जो है बेसिकली अगर बात करें तो सिलेक्ट करता है। फिर हमें यह भी पता चला कि यह प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से एक है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करता है। भाई मैनेजमेंट करता नहीं करता, प्रबंध को मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों हिंदी में। देखो मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कैसे किसी चीज को मैनेज करना है। अगर हमने कोई गोल सेट किया है तो उसको हम किस तरह से लेके जाएंगे, तो ये सारी चीजें हमें जो है पहले से सोचनी पड़ेंगी। तो इसमें हमें ये पता चला कि प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से यहाँ पे एक है और इसके अंदर लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाता है। अगर कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें हमने टारगेट ही नहीं सेट किया तो वो प्लानिंग नहीं कहलाएगी। इस चीज को समझना कि अगर हमको ये अगर प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें हमने टारगेट को सेट ही नहीं किया तो क्या कहाँ भाई प्लानिंग कहाँ कहलाएगी, बताओ आप ही बता दो। कोई प्लानिंग कहलाएगी नहीं कहलाएगी। तो हमें यह पता चला कि कहीं ना कहीं लक्ष्यों का इसके अंदर निर्धारण भी हमें देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन ये निकला मतलब नियोजन का कि जिसके अंदर प्रबंध भी होता है, टारगेट्स भी होते हैं, क्यों क्या कैसे किस तरह से हाउ व्हेन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी सोचा जाता है। तो उसको बेसिकली हम जो है अगर बात करें तो नियोजन कहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था कि नियोजन का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कैसे कैसे हमने चीज़ों को समझाया, उन चीज़ों को समझा। अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बाद आगे लेके चलूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।